सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में। ओके, तो कंपाइलर के टोटल कितने फेज होते हैं? 6 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, कंपाइलर ये ओवरऑल क्या है? आपका कंपाइलर है। तो कंपाइलर के लिए जो इनपुट होता है वो क्या होता है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली कंपाइलर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? सम सेट ऑफ फंक्शन एक तरीके से। तो उसमें क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है टोटल जिसमें 6 फंक्शन है। ओके, और ये सारे 6 फंक्शन का मतलब 6 फेजेस। ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, तो अब देखते हैं 1 बाय 1 क्या है, उसके बाद फिर इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो फेज है लेक्सिकल एनालाइजर। तो इसके लिए जो इनपुट होता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। लेक्सिकल एनालाइजर के पास ये कैरेक्टर जाएंगे और ये क्या करेगा? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है? जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टोकेनाइजेशन। खैर ये सब चीज़ें क्या है, अभी एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझेंगे, बस खाली हम इसको ब्रीफ कर रहे हैं कि हर एक फेज का क्या काम है। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स एज ए इनपुट किसके लिए होता है? सिंटैक्स एनालाइजर के लिए। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा? इसको पार्स ट्री में कंस्ट्रक्ट कर देगा। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के थ्रू क्या होता है? पार्स ट्री जनरेट हो जाती है। ये किसके पास जाता है? सिमेंटिक एनालाइजर के पास। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है? ये भी एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन ये क्या होता है? सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री। क्या है समझेंगे अभी। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या होगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो ये पार्स ट्री एज ए इनपुट, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए इनपुट होता है। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे हम लोगों के पास फॉर्मेट है, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर वो क्या है? आपका 3 एड्रेस कोड। तो जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे और उसको हम एट द एंड जब हम इंटरमीडिएट कोड में लिखेंगे तो वो 3 एड्रेस कोड ही होगा। ओके, उसके बाद किसके पास जाएगा? ये कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा? इस 3 एड्रेस कोड को ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड क्या होता है? टारगेट कोड के पास जाएगा और टारगेट कोड जनरेशन क्या करेगा? असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गए सारे फेजेस का काम। अब इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि इन सारे फेजेस, जब हम ये सारे फेजेस प्रोसेस कर रहे होंगे, यानी जब ये रन कर रहे होंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा चीज़ है जो कि हमें स्टोर करना पड़े। ओके, कुछ वैल्यूज़, कोई वेरिएबल स्टोर करना पड़ा, उस वेरिएबल का टाइप क्या, ये सारी चीज़ें का स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो क्या? आपका सिंबल टेबल। ये कौन यूज़ कर सकता है? सारे फेज यूज़ कर सकते हैं। कब किसको जो है कुछ स्टोर करने की जरूरत पड़ जाए, वो कहाँ जाके स्टोर करेगा? सिंबल टेबल में। अब प्रोग्राम सपोज दैट ये अगर कंपाइलर रन कर रहा है, मतलब कंपाइलर अगर एग्जीक्यूट करे, तो वो क्यों एग्जीक्यूट करे? जब किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा तो हो सकता है कभी ना कभी कोई एरर आ जाए। तो वो एरर वो आपका लेक्सिकल में भी आ सकता है, सिंटैक्स एंड सो ऑन, सारे फेजेस में कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो वो किसको रिपोर्ट करते हैं? एरर हैंडलर को। एरर हैंडलर क्या करता है? यूजर को रिपोर्ट कर देता है। तो एरर हैंडलर सारे फेज यूज करते हैं और सिंबल टेबल भी सारे फेज यूज करते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम है, इसको आप जो है ड्रॉ कर लो, जिसको कहते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। अब एक एग्जाम्पल लेके हर एक फेज की हम लोग जो है वर्किंग समझेंगे। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि कंपाइलर के सारे फेजेस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो टोटल 6 फेजेस हैं। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है, एक लाइन का, x = y + z मल्टीप्लाइड बाई 60, जहाँ x, y, z का डेटा टाइप के आपका फ्लोट है। ओके, तो ये क्या आपका प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंपाइलेशन से पहले क्या होता है? जो इनपुट, दैट मीन प्री प्रोसेसिंग का आउटपुट क्या होता है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको कहते हैं स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर के लिए इनपुट क्या है? स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, और इसका आउटपुट क्या होता है? टोकन्स। ओके, लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है? प्रोग्राम को टोकन में कन्वर्ट करना। तो टोकन क्या क्या होते हैं? टोकन आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, कोई आपका ऑपरेटर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं? आपके टोकन्स होते हैं। खैर लेक्सिकल एनालाइजर भी हम लोग सेपरेट जो है डिटेल चैप्टर पूरा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पर यहाँ एज ऑफ नाउ बस ये हमें समझना है कि कैसे लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है, प्रोग्राम में टोकन में कन्वर्ट करता है। तो क्या करेगा? इसको रीड करना शुरू करेगा प्रोग्राम को। जैसे मिला x, तो x क्या है आपका? x आइडेंटिफायर है। ओके, तो यहाँ क्या करेगा? x आइडेंटिफायर, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा? एक टोकन जनरेट कर देगा। टोकन क्या है? इसका टोकन नेम और इसकी वैल्यू, दैट मीन्स एट्रीब्यूट वैल्यू ID, 1 क्या है एग्जैक्टली ये भी हम बता रहे हैं। ये होता है टोकन नेम और ये क्या होता है? उसकी वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये टोकन नंबर 1 हो गया, ये हो गया आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्या होता है आपका? नेक्स्ट क्या है? इक्वल।
इक्वल का मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, वाई। वाई भी क्या है आपका, आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर कॉमा सेकेंड आइडेंटिफायर, ओके। ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर। फिर उसके बाद जेड भी क्या है आपका आइडेंटिफायर, इसलिए क्या रहेगा आईडी कॉमा 3, ताकि हम तीनों आइडेंटिफायर को क्या करें, डिस्टिंग्विश कर सकें। अच्छा, कि पहला जो नंबर असाइन हुआ वो किसके लिए, एक्स के लिए, दूसरा नंबर जो असाइन हुआ वो वाई के लिए, और तीसरा नंबर जो असाइन हुआ वो जेड के लिए, ओके। और ये सब जो भी आइडेंटिफायर्स मिलेंगे लेक्सिकल एनालाइजर में, टोकनाइजेशन में, ये कहाँ आपका स्टोर होगा, सिंबल टेबल में। ये आप सिंबल टेबल है, पहला ये बता रहा है कि 1 2 3 सी दैट नंबर, आइडेंटिफायर नंबर 1, आइडेंटिफायर नंबर 2, आइडेंटिफायर नंबर 3। तो इसमें ये क्या आपका सीरियल नंबर, वेरिएबल नेम और टाइप। तो एक्स का टाइप क्या है, फ्लोट, वाई का टाइप क्या है, ये भी फ्लोट है, जेड का टाइप क्या है, फ्लोट। तो खैर सिंबल टेबल पर भी हम लोग बाद में आते हैं, सिंबल टेबल कैसे क्रिएट होती है और सिंबल टेबल में कौन डेटा स्टोर करता है। सिंबल टेबल में डेटा तो हर कोई स्टोर कर सकता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सिंबल टेबल को सारे कंपाइलर के सारे फेजेस यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली कैसे यूज़ होता है अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं उसको, बस खाली इसको ये समझो कि अच्छा ये एक्स क्या है, आइडेंटिफायर नंबर 1, y के आइडेंटिफायर नंबर 2, z के आइडेंटिफायर नंबर 3। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और 60 क्या है आपका इंटीजर कांस्टेंट। अब यहाँ ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि x आइडेंटिफायर के लिए आपने जो है आइडेंटिफायर नंबर भी लिखा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू, जो कि यहाँ सिंबल टेबल में है। तो इक्वल टू प्लस मल्टीप्लिकेशन 60, ये सारा क्यों सिंबल टेबल में स्टोर नहीं होगा, ये एक डाउट हो सकता है कि आइडेंटिफायर के लिए तो लिखा है, ठीक है, कि आइडेंटिफायर, अच्छा एक्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वाई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नंबर्स इक्वल टू ये जो ऑपरेटर्स हैं या जो कांस्टेंट, इसके लिए कोई नंबर क्यों नहीं जनरेट हुआ। इसलिए जनरेट होगा क्योंकि जब आप सी कंपाइलर इंस्टॉल करते हो सिस्टम में, तो बाय डिफॉल्ट सी कंपाइलर में ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेटर्स कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको ऑलरेडी पता है कि वो सारे क्या हैं, सी कंपाइलर को पता होता है कि ये इक्वल टू और प्लस और मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। लेकिन आइडेंटिफायर जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है। आइडेंटिफायर का मतलब वो आपका वेरिएबल नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, एरे नेम हो सकता है। ये कंपाइलर को नहीं पता, रूल्स पता होता है कि इस रूल के, ठीक है, इस रूल का यूज़ करके जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इसलिए उसको हमने सिंबल टेबल में स्टोर नहीं किया। लेकिन अगर कोई वेरिएबल होगा, फंक्शन नेम होगा, वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, सिंबल टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, ओके, ताकि जब हम बाद में उसको यूज़ करने जाए तो हमें पता हो कि एक्स वाई जेड एक्चुअली है क्या। क्योंकि क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है, कंपाइलर को ये नहीं पता होता कि एक्स वाई जेड का, इसलिए हम यहाँ सिंबल टेबल में स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए इन सबको हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया टोकनाइजेशन, ओके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन। और ये जो x इक्वल टू वाई जेड प्लस, ये जो इधर से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लेक्सीम, ओके, लेक्सीम कहते हैं इसको। और अगर उसके साथ कोई चीज़ हमने एसोसिएट कर दी, ये क्या हो गया आपका टोकन। तो अब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ID, 1, ID, 1 क्या है, वो आइडेंटिफायर 1 क्या है, ये आपका x, तो इसका मतलब क्या है, x विच इज इक्वल्स टू y प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 60। तो प्रोग्राम को हमने जो लेक्सिकल एनालाइजर का इनपुट किया था, x इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू 60, और इसका आउटपुट जो मिला वो क्या आपका, ये आउटपुट है, ओके। अब ये कहाँ जाएगा, ये एज ए इनपुट किसके लिए होगा, सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर है, सिंटैक्स एनालाइजर, जिसको हम पार्सर भी कहते हैं, ओके। पार्सर एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत बड़ा, यानी कंपाइलर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो क्या है आपका, सिंटैक्स एनालाइजर, विच इज नथिंग बट पार्सर। तो इसका जो आउटपुट था वो क्या होता है, पार्स ट्री, ओके। तो पार्स ट्री क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग बाद में देखेंगे। पहले बस ये समझना है कि पार्स ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा, क्या है इसका मतलब। तो सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट क्या है, पार्स ट्री, इनपुट क्या है, ये टोकन, ओके। तो ये टोकन लेगा और इसके करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट है। तो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल। जैसे ही आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, कंपाइलर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स, जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। तो लेट सपोज हमने यहाँ लिया हुआ है, ये हमने ग्रामर ली हुई है, ओके। तो बहुत सारी ग्रामर होगी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये हमने ग्रामर ली हुई है। क्या है, एस डिराइव्स ID विच इज इक्वल्स टू ई इक्वल टू ई प्लस टी स्लैश टी, टी इक्वल टू टी स्टार एफ स्लैश एफ, एफ इक्वल टू ID एंड इंट, ओके। तो ये क्या है, ग्रामर है। इस ग्रामर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इस ग्रामर के थ्रू क्या करेंगे, इसकी पार्स ट्री जनरेट करेंगे। अगर ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो गई, इसका मतलब ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। तो देखो कैसे किया है, ID विच इज इक्वल्स टू ई प्लस टी, और इस तरीके से हमने देखा। तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये आपका करेक्ट है कि नहीं। मतलब ये हमें इनपुट मिला है, इसको जब हम सिंटैक्स एनालाइजर को देंगे तो ये पार्स ट्री मिली, तो कैसे हम चेक करेंगे ये आपका पार्स ट्री सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और सारे लीफ नोड को
चेक करेंगे कि अच्छा ये इसके इक्वल मिल रहा है कि नहीं। तो देखो टॉप टू डाउन पहला लीफ नोड क्या मिला, ये ID। तो ID का मतलब क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ID1 की बात कर रहे हैं। ओके, ID1 क्या है आपका, X है, ठीक है, विच इज इक्वल्स। अब जाएंगे टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट। तो राइट में नेक्स्ट ये आपका क्या है, पहला आपका चिल्ड्रन है, दूसरा चाइल्ड ये है, नेक्स्ट चाइल्ड कहाँ आएंगे, यहाँ पे ID2 क्या है, ओ Y की बात कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका प्लस, तो प्लस भी है नेक्स्ट वाला प्लस, ओके फाइन। फिर आएंगे इधर, फिर नेक्स्ट कहाँ मिला, ये ID3 क्या है आपका Z, ओके ID3 क्या है Z, देखो 3 का मतलब Z, तो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है आपका कांस्टेंट विच इज 60। तो इसका मतलब ये है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने ये इनपुट दिया है सेट ऑफ टोकन्स या स्ट्रीम ऑफ टोकन्स कहेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रक्ट की हमने पास की वो करेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब ये आपका जो प्रोग्राम है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है। ओके, सिर्फ हमें कंस्ट्रक्ट करना है, अगर कंस्ट्रक्ट हो गई तो दैट मीन्स वो सिंटैक्टिकली वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट, इस पूरे कंपाइलर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। ये हमें बहुत समझना जरूरी है। सिमेंटिक एनालाइजर का काम क्या होता है, इनपुट क्या होता है पार्स ट्री, आउटपुट क्या होता है पार्स ट्री, लेकिन साथ में ऐड हो गया क्या सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री का मतलब क्या है। अब आते हैं सिंबल टेबल पे। सिंबल टेबल में ये जो आपके वेरिएबल्स x y z साथ ही साथ जो डेटा टाइप स्टोर हुए हैं वो कौन क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर इसको स्टोर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि अब क्या करेगा सिमेंटिकली ये वेरीफाई करेगा। तो सिमेंटिकली वेरीफाई करने का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो सेम पार्स ट्री है, इधर आ जाते हैं, ये सेम पार्स ट्री है, इसमें कहीं कोई चेंजेस दिख रहा है नहीं, ID1 ID2 ID3 प्लस मल्टीप्लिकेशन, बस यहाँ आ गया 60.0, वहां क्या था आपका 60, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू थी। अब ये क्या करेगा, देखो होता क्या है कि अब ये सिमेंटिक एनालाइजर सबसे पहला काम क्या करेगा, देखो इसको यहाँ आप नोट डाउन कर लो, या मैंने ऑलरेडी रखा। पहला क्या है आपका टाइप चेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप चेकिंग। देन उसके बाद अनडिक्लेयर वेरिएबल, मल्टीपल डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें चेक करता है सिमेंटिक एनालाइजर। तो पहले टाइप चेकिंग का मतलब ये देखते हैं। तो टाइप चेकिंग का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज हमारे पास अगर 2 वैल्यू है, ओके, उसे हम अगर मल्टीप्लाई करना है और कहीं स्टोर करना है, तो दोनों वैल्यू का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू का डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है, तो वो हम स्टोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइप मिसमैच। तो यहाँ क्या है, आप देखो ये क्या आपका, ये क्या था x, ये क्या था आपका y, और ये क्या है z। ओके, तो x y और z का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्लोट x, y, z। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, और ये क्या है आपका इंटीजर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, जिसको क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज इंट a व्हिच इज इक्वल्स टू, ये सपोज दैट 60 है, ओके। दूसरा एक वेरिएबल ले लिए फ्लोट b। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू अगर हमें b में स्टोर करनी है तो क्या करेंगे, b विच इज इक्वल्स टू इस तरीके से लिख देंगे, फ्लोट ब्रैकेट और क्या कर देंगे a। इसको क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग, फाइन। तो यहाँ क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ ID क्या है आपका Z है, Z का डेटा टाइप क्या है फ्लोट, तो F का भी डेटा टाइप क्या आ जाएगा फ्लोट, T का भी डेटा क्या, ये ऐसे होता है इवेल्युएशन। खैर किस तरीके से यहाँ इवेल्युएट करें पास ट्री में, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन कैसे होता है, ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये देखो क्योंकि हमें T क्या है आपका फ्लोट, क्योंकि इसका चिल्ड्रन फ्लोट है, तो हमें यहाँ भी, क्योंकि इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये भी फ्लोट चाहिए, ये भी फ्लोट चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम होगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमेंटिक एनालाइजर का काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, सिमेंटिकली वेरीफाई करना पार्स से जो कंस्ट्रक्ट हुई है, दैट मीन्स टाइप मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, इसने क्या किया, इस 60 को, यानी जो 60 था उसको 60.0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये भी फ्लोट है, ये फ्लोट तो ऑलरेडी था, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइप अब मिसमैच नहीं हो रहा, टाइप मैच कर रहा है, पहला पॉइंट। तो ये सिंबल टेबल किसको चाहिए, सिंबल टेबल चाहिए किसको, सिमेंटिक एनालाइजर को। तो ये जो वैल्यू जो है स्टोर हुई है x, y और z की, ये लेक्सिकल एनालाइजर स्टोर नहीं की। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि पहले तो लेक्सिकल एनालाइजर आया तो ये स्टोर करेगा, ये कहाँ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं होता है कंपाइलर में।
कंपाइलर में जितने भी फेजेस होती हैं, ठीक है, वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से फंक्शन ही तो है, 6 अलग अलग फंक्शन है, कब कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर देगा हमें नहीं मालूम। तो क्या है, एक सेट ऑफ कोड है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कभी भी कॉल हो सकता है, तो वो जंप होकर वहां चला जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से जैसे ही ये लाइन रीड करेगा, ओके, तो अच्छा, फ्लोट x, y, z है, तो इसको बाद में टाइप मैचिंग के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिमेंटिक एनालाइजर को। तो ये फ्लोट x, y, z सिमेंटिक एनालाइजर स्टोर करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर नहीं करेगा। ओके, लेक्सिकल एनालाइजर भी स्टोर करता है, वो कैसे करता है अभी बताते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या, पास ट्री सिमेंटिकली वेरीफाई होगी। अब दूसरा क्या है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। लेट सपोज हमने क्या किया, ये लिखा ही नहीं, ओके, ये लाइन है ही नहीं, x = y + z × 60। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा कि x क्या है, आइडेंटिफायर है, y क्या है आपका, ये भी आइडेंटिफायर है, z आइडेंटिफायर है, ये टोकन में कन्वर्ट कर देगा। ये नहीं शो करेगा कि अच्छा ये तो एरर है, क्योंकि डिक्लेयर तो किया नहीं, कैसे यूज कर रहे हैं वेरिएबल, नहीं, वो सिर्फ टोकन में जनरेट करेगा। और जैसे ही यहाँ आएगा सिमेंटिक एनालाइजर के पास, तो वो चेक करेगा, अच्छा ये क्या है, फ्लोट यहाँ नहीं है, फ्लोट यहाँ भी नहीं है, फ्लोट यहाँ भी नहीं है, ये अब स्टोर किसने किया, ये जो अगर इस पहली लाइन को हम मिस कर देंगे तो ये स्टोर इसको कौन करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर तभी स्टोर करता है जब उसका डेटा टाइप डिक्लेयर होता है, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर को क्या करना है, टोकन में कन्वर्ट करना है। वो क्या करेगा, x, y, z के करस्पॉन्ड, लेकिन टाइप क्या करेगा, ये ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। जैसे ही सिमेंटिक एनालाइजर के पास आएगा, ये जाएगा चेक करेगा, अच्छा ठीक है देखते हैं भाई, तो पता चला कि ये मिसिंग है, तो इसलिए क्या कर देगा, ये एरर शो कर देगा कि ऐसे वेरिएबल हम यूज करें जो कि डिक्लेयर है ही नहीं। ओके, तो ये दूसरा हो गया काम। तीसरा क्या, मल्टीपल डिक्लेरेशन। तो आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, लेकिन देख मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट्स सपोज हमने लिख दिया int x which is equals to 60, int x which is equals to 60, पहला डिक्लेरेशन ये है। और सेकंड डिक्लेरेशन किसने इस तरह लिख दिया, फ्लोट x = 60.0। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल हम क्या करें, दोबारा यूज कर रहे हैं। वहां इंटीजर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डेटा टाइप डिफरेंट हो। तो int x = 60, फ्लोट x = 60, तो इसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा और इसके लिए, तो इसका मतलब एक ही प्रोग्राम में हम सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपका अलाउड नहीं है। कौन ये रेक्टिफाई, मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करेगा, सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर का काम क्या होता है, टाइप चेकिंग, और वो चेक करेगा कि क्या कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जो कि अनडिक्लेयर्ड है, तो वो भी चेक करेगा। और मल्टीपल डिक्लेरेशन तो नहीं है, ये भी चेक करके एरर शो कर देगा। ओके, तो इसमें जो सबसे सारे फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब सिंटैक्स एनालाइजर है, उसके बाद आपका सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर का आउटपुट क्या होगा, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री। तो अगर कहीं भी टाइप मिसमैच नहीं है और आपका अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल नहीं है, मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, सेम ट्री एज अ आउटपुट दे देगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड भी एक सेपरेट चैप्टर है। तो 3 एड्रेस कोड का मतलब ये है कि हम उसमें सिर्फ 3 ही वेरिएबल मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। देखो, t2 = y + t1, तो एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है, चौथा वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। तो 3 एड्रेस कोड, कई सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ओके, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 एड्रेस कोड ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, z और 60 मल्टीप्लाई हो गया, तो z × 60.0, उसको हमने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, उसका आउटपुट। इनपुट क्या है, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री, ये t1 एक हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और t1 में स्टोर कर दिया। अब क्या है, y + t1, देखो y + z × 60, इसको ऐड किया, t1 को y में ऐड करके t2 में स्टोर कर दिया। ओके, और t2 को x में स्टोर कर दिया। तो ये क्या आपका 3 एड्रेस कोड। तो आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होगा, 3 एड्रेस कोड। अब ये किसके पास जाएगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या होता है कि कोड को ऑप्टिमाइज करना, यानी प्रोग्राम ऑफ जो साइज है प्रोग्राम को, उसको रिड्यूस करना, या कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करना। तो देखो, y + t1 को हम क्या करें, t2 में स्टोर करें, फिर t2 को x में। तो अगर डायरेक्टली x = y + t1 लिख देंगे तो हम एक लाइन क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर लें, साइज ऑफ द प्रोग्राम एक रिड्यूस हो गया। तो ये क्या है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। और कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है ये एक ऐसा फेज है जो ऑप्शनल है। हो सकता है कि ऐसा कोड हमने लिखा कि डायरेक्टली यही लिख दिया, तो इसका आउटपुट भी वही सेम ही होगा। ओके, तो इसका मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शनल होता है। ऐसा हम क्यों, क्योंकि हम ऑप्टिमाइज कोड डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आए इसका, ये आपका क्या है, ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड। तो ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड किसके पास जाएगा, टारगेट कोड
जनरेशन, टारगेट कोड जनरेशन के पास। ओके, ये क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज जनरेट कर देगा। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमने R0 और R1 दो रजिस्टर लिए और Z की वैल्यू को R0 में स्टोर किया और Y की वैल्यू को R1 में स्टोर किया। तो अब क्या करेंगे, R0 में क्या है आपका, R0 में Z है, तो Z और देखो यही Z इंटू 60, इसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, Z इंटू 60 को मल्टीप्लाई की जो भी वैल्यू होगी और R0 में ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके R0 में ही स्टोर कर दिए। ओके, तो R0 की वैल्यू क्या होगी, Z इंटू 60। अब क्या करना है, ऐड करना है Y प्लस दैट मीन्स R0 क्या है, Z इंटू 60 और R1 में क्या कर रहे हैं, ऐड है, R1 की वैल्यू क्या है Y, तो Y प्लस Z इंटू 60 और फिर R1 में ही स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो एडिशन इस तरीके से होता है। फिर R1 में हमारे पास क्या आ गया है, ये वैल्यू आ गई Y प्लस Z इंटू 60 और उसको क्या कर दिए, X में स्टोर करा दिया। तो ये है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो ये थे सारे फेजेस, कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हम लोग, नहीं, आई थिंक सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है, टोकन जनरेट करना। ओके, उसके बाद सिंटैक्स एनालाइजर का काम पास ट्री कंस्ट्रक्ट करना और वो किसके थ्रू करेगा, ग्रामर के थ्रू। सिमेंटिक एनालाइजर का काम वो क्या करेगा, पास ट्री को सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा। दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट अब ये नोट डाउन कर लो। ओके, कि टाइप चेकिंग, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, मल्टीपल डिक्लेरेशन, ये सब कुछ चेक करेगा। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर ये सिमेंटिकली वेरीफाइड ट्री कंस्ट्रक्ट कर देगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करेगा, 3 का एड्रेस कोड जनरेट कर देगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन उसको ऑप्टिमाइज करेगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर देगा। और उसके बाद टारगेट कोड जनरेशन क्या करेगा, ये असेंबली कोड जनरेट कर लेगा। ओके, और जो ये आपका सिंबल टेबल है, सिंबल टेबल सारे फेजेस यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली लेकिन सिमेंटिक एनालाइजर और लेक्सिकल एनालाइजर ही यूज करते हैं, बट ये है कि यूज कोई भी कर सकता है। तो ये थे सारे फेजेस ऑफ कंपाइलर और इसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक फेजेस अलग अलग, कि लेक्सिकल एनालाइजर में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर सिंटैक्स एनालाइजर देखेंगे, फिर आगे सिमेंटिक 1 by 1 सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे।